हम स्टार्ट करते हैं सर्कुलर मोशन। देखिए, सर्कुलर मोशन हम सिंपली बोलते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन करे किसी पाथ के लॉन्ग एंड डायरेक्शन ऑफ पाथ हर इंस्टेंट पे अगर चेंज करता हो तो उसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। अभी सर्कुलर मोशन मेनली हम दो तरह से पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक को बोलते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर होने का मतलब कि स्पीड कांस्टेंट होगी, या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो कांस्टेंट हो, बट डायरेक्शन चेंज कर सकता है। उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज करे, तो उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बोलिएगा बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तब इसके बेस पे हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करता है, सो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन डिफाइन होता है। उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं। इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने दो तीन फॉर्मूले पढ़े होंगे। पहला वेलोसिटी का स्क्वायर बाय रेडियस, या ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर, या वी टाइम्स ओमेगा। ये तीन टर्म हम डिफाइन करते हैं इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ उसके अलोंग एक्ट करता है, तो आप इसका डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड बोल सकते हैं। दूसरा, अगर मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट चेंज होंगे, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज करने की वजह से एक एक्सेलरेशन जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, डायरेक्शन चेंज करने की वजह से एक एक्सेलरेशन जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डी बाई डी टी इससे सॉल्व कर सकते हैं, या अल्फा टाइम्स आर इससे सॉल्व करते हैं। तो ये मेनली सर्कुलर मोशन दो तरह से हमने डिफाइन किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड उसके रिलेटेड ये दो डिफरेंट कंपोनेंट आते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। उसके बाद अभी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो फर्दर दो तरह का हो सकता है, या तो वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा या तो वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, लाइशा आपको कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। ओके, इसको नोट डाउन तो नहीं करना, आप लोगों ने लिख रखा होगा। आगे मूव ऑन करूं? यस सर। ओके, अब देखिए इसके बाद मेरे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो फर्दर दो तरह से हो सकता है। एक को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। कौन सा एक्सेलरेशन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा मेरे पास नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तब उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। तब अगर कांस्टेंट हो तो उसके बेस पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड अगर मेरे पास वेरिएबल हो तो वहां पे हम कैलकुलस मेथड अप्लाई करते हैं, सेम एज जैसा आपने स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा होगा उसके बेस पे। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा चेंज कर जाता है एंगुलर टर्म में एज कंपेयर टू लीनियर के बेस पे। आपने पढ़ा होगा लीनियर टर्म में पहली चीज v इज इक्वल्स टू u प्लस a टाइम्स t, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ टाइम्स at स्क्वायर। फिर पढ़ा होगा आपने v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड s nth इज इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ये कुछ रिलेशन पढ़ा होंगे आपने लीनियर मोशन में। यही टर्म अगर रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में डिफाइन करूं तो वहां पे एक इक्वेशन आता है
omega is equals to omega naught alpha into t, theta is equals to initial velocity into t plus half times of alpha into t square, and v square is equals to u square plus 2 times of alpha into theta, and theta nth is equals to initial velocity plus alpha by 2 times 2n minus 1। तो इस तरह से इक्वेशन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप रिलेट कर सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में कुछ कन्वर्जन रिलेशन भी होता है। आपने जब वेक्टर पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा वेक्टर दो तरह का होता है, एक होता है पोलर वेक्टर, एक होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर का मतलब जो मोशन ऑफ बॉडी के अलोंग एक्ट करता हो, या जितने भी ट्रांसलेशनल टर्म में वेक्टर होते हैं सबको पोलर वेक्टर बोलते हैं। तो जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखा सारे पोलर वेक्टर हैं, राइट हैंड साइड में वो सारे वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन के अलोंग एक्ट करे उनको एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। तो पोलर वेक्टर एक्सियल वेक्टर के बीच में रिलेशन होता है। पहला रिलेशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू थीटा क्रॉस आर, दूसरा रिलेशन होता है b इज इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, या अगर दोनों परपेंडिकुलर हो तो आप इसको 90 मान लीजिए एंड सिंपली b इज इक्वल्स टू ओमेगा आर लिख सकते हैं, या a इज इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर। ये तीन रिलेशन होता है लीनियर टर्म को एंगुलर टर्म के कन्वर्जन के लिए। यहाँ तक किसी कोई डाउट? अर्पित सबको समझ आ रहा है? यस सर। ओके, लास्ट टर्म अगर मेरे पास वेरिएबल हो जहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम डिपेंडेंट पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन हो सकती है, तो कैलकुलस मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सिंपली डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह अगर आपको इसी टर्म का एवरेज कैलकुलेट करना हो, सो थीटा फाइनल, थीटा इनिशियल डिवाइड बाय टाइम फाइनल या टाइम इनिशियल, या ऐसी चीज को लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ओमेगा डी टी बाय इंटीग्रेशन डी टी। अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हो, ओमेगा को डिफरेंशिएट कर दीजिए अगर ओमेगा टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो तब, या नहीं तो अल्फा को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर ओमेगा थीटा डिपेंडेंट फंक्शन होता। तो मेनली हमारे पास इतने डिफरेंट फॉर्मूले हो सकते हैं इस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। यहाँ तक कोई डाउट? लाइशा? No, sir. ओके, एक चीज और, इसमें डायरेक्शन इन सब टर्म के बेस पे कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया सर्कुलर मोशन में दो तरह का एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है इस तरह, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट अलोंग इट्स टेंजेंट इस तरह। जब दो वेक्टर एक दूसरे पे किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं तो उसका एक रिजल्टेंट टर्म डिफाइन होता है कुछ इस डायरेक्शन में। तब मान लीजिए इस टर्म को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस टर्म को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये आपका रिजल्टेंट ए है। तो ए की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल हो सकता है, आप वेक्टर सम ले सकते हैं। तो ए इज इक्वल्स टू रूट अंडर AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो अगर ये किसी एंगल पे इंक्लाइन थीटा पे हो तो इस A के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक सेंट्रीपिटल के और एक टेंजेंशियल के। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. ओके, इतना तक सबको पता है? फिर ये सब क्वेश्चन बताऊं अब, किसी कोई डाउट इन सब टॉपिक में? सूरज कोई डाउट? No, sir. ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आसान सा। नीट 2016 में एक क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास कोई एक सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है जिसके लिए रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है एंड रेडियस दे रखा है।
ये मेरे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे कुछ एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो उसने क्वेश्चन पूछा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट दिस इंस्टेंट इफ रेडियस इज 20 सेंटीमीटर। कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कुछ हिंट चाहिए वो भी बता दीजिएगा। मैं अप्रोच कैसे लीजिएगा मैं आपको वो समझाता हूँ। आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। इसके रिलेटेड दो डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे और एक वर्टिकल लाइन पे। आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा। अगर कोई वेक्टर किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो विद हॉरिजॉन्टल, तो उस पर्टिकुलर वेक्टर के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। सबने पढ़ा होगा। Yes, यस sir. सर। लाइशा बता सकती हैं ए के लिए अगर मैं थीटा के एडजेसेंट कंपोनेंट लूं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? सर ए cos थीटा। गुड, सो इट विल बी जस्ट ए cos थीटा। तो आपको ए की वैल्यू पता है, तो यहाँ से मैंने ए सी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और हमने पीछे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। आपको रेडियस पता है, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आई बात समझ? Yes, sir. ओके, ट्राई कीजिए। तो सर ऐसे में तो रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपको ए की वैल्यू पता थी, मुझे ए सी की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि ए सी का फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर होता है ना, ए का फॉर्मूला नहीं था, इसलिए मुझे रिजॉल्व करने की जरूरत पड़ती। ओके सर। यहाँ पे cos 60 दे रखा है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। यस सर, मुझे समझ में आता है। आप लोग अपनी कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लीजिए, इतना ज्यादा आंसर नहीं आएगा।
सूरत का शायद सही है। सर आंसर कितना है? एक मिनट में कैलकुलेट कर रहा हूँ। सूरत का आंसर सही है, बाकी आप सब लोग का आंसर गलत है। आंसर होगा √1.5। आप लोगों ने देखा नहीं, यहाँ पे मैंने यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है। हाँ यस सर यार। समझ आया सबको? यस। लाइशा, देखिए AC इज इक्वल्स टू आपको दे रखा है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग A टाइम्स ऑफ cos थीटा। AC का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय रेडियस विच इज इक्वल्स टू A टाइम्स cos थीटा। आपको B की वैल्यू निकालनी थी, तो हो जाएगा √A टाइम्स ऑफ R इंटू cos थीटा। A की वैल्यू, लाइशा A की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए यहाँ पे 15। सर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखिए 20। सेंटीमीटर में है, तो मैं इसको क्या करूंगा, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100, ठीक है, इनटू यहाँ पे एंगल देखिए कितना है, 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। गुड, ये पूरा टर्म कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब 20 इंटू 5 टाइम्स एंड 5 इंटू 3 टाइम्स, इसलिए आपका आंसर आ जाएगा √1.5। आई बात समझ? इसको आप अप्रोक्स 1.2 लिख सकते हैं। किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। No, sir. ओके, लाइशा आपने लिख लिया? एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर कोई पार्टिकल है वो किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसका एक्सेलरेशन टेंजेंशियल दे रखा है आपको। इफ अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerates at 0.25 radian per second square, find time at which radial and tangential acceleration becomes equal. If radius is 20 सेंटीमीटर। आपको टाइम फाइंड करना है, इस टाइम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आपको दोनों फॉर्मूले पता है, रिलेट कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। So वो more per second है. रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। Yes, sir. Okay, sir. मतलब ये आपका रेडियल, मतलब वो उस डायरेक्शन में, एंगुलर टर्म में आपको एक्सेलरेशन दे रखा है। ये अल्फा की वैल्यू है।
उसके रिस्पेक्ट में आप रेडियल एक्सेलरेशन निकालिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालिए। रेडियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को बोलते हैं। ओमेगा की नीड भी तो होगी सर। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AC और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला AT। ओके सर, सर AC की वैल्यू ओमेगा के टर्म में लिखिए और AT की वैल्यू जैसे आपको लिखना है उसके टर्म में लिखिए। फिर वहां से आप ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फिर इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कीजिए, वहां से टाइम की वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। लाइशा पीछे देखिए, मैंने आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा के रिस्पेक्ट में लिखाया है AC के लिए। AT की वैल्यू आप अल्फा के टर्म में लिखिए, दोनों को इस इक्वेशन में पुट कीजिए, ओमेगा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ और मैं हिंट दूं, ये सॉल्व हो जाएगा। सर हो जाए। सॉल्व कीजिए। गुड साची।
मैं सॉल्व करूं तो ये कैसे कीजिएगा, AC की वैल्यू ओमेगा के टर्म में कितना था, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स आर, और AT की वैल्यू अल्फा के टर्म में अल्फा टाइम्स आर। तो यहाँ से आर आर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी अल्फा। अल्फा आपको पता है कितना है मेरे पास, 0.25 पुट कर दीजिए, यहाँ से ओमेगा फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है, v is equals to u plus a times t। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0, क्योंकि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम कहाँ से, रेस्ट से। आपको ओमेगा की वैल्यू फाउंड आउट हो चुकी होगी यहाँ से, अल्फा की वैल्यू पता है आपको, टी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। रोशनी समझ आया आपको? Yes, sir. ओके, सॉल्व कीजिए। सूरज, कोई डाउट? No, sir. लाइशा, सॉल्व हो रहा है? Yes. ओके। ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट अंडर अल्फा, गुड रोशनी, और अल्फा की वैल्यू है 0.25। यहाँ पे आप डेसिमल हटा सकती हैं, तो 25/100 हो जाएगा, एंड उसको 1/4 लिख सकते हैं। उसका जब रूट निकालिएगा तो 1/2, या ऐसे जिसको 0.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको यहाँ पुट कीजिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2, 0 प्लस अल्फा विच इज 0.5 इंटू टी। 0.5 का मतलब 1/4। सॉल्व कीजिएगा, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 सेकेंड्स। सूरज, समझ आया आपको? Yes, sir. लाइशा, समझ आया? Yes, sir. Okay, जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया? Yes, sir. ओके, अब इसके बेस पे कुछ और क्वेश्चन देता है। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 minus e raised to the power minus of e/3, find initial velocity and initial acceleration। कौन सा? एंगुलर। find initial angular velocity and initial angular acceleration। कैलकुलस मेथड अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन टाइम डिपेंडेंट फंक्शन दे रखा है।
एंड सॉल्व करें। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी थीटा बाई डी टी। यहाँ पे आपके देखिए फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, वन, वन बीइंग कांस्टेंट। लाइशा, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो 0। गुड। तो फर्स्ट पार्ट आ जाएगा 0 माइनस ई रेज टू द पावर विथ सम कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू होती है ई रेज टू द पावर, अगर x है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है k टाइम्स ई रेज टू द पावर kx। मतलब जो कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो उसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो यहाँ पे t को छोड़ के बचा क्या मेरे पास, -1/3, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। सो आपका पूरा रिजल्ट इतना कुछ आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 1/3 ई रेज़ टू द पावर -t/3। इनिशियल टर्म का मतलब क्या होता है, जब टाइम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, सूरत, कोई बॉडी इनिशियली, हाँ, तो जब कभी भी इनिशियल टर्म पूछे तो आप टाइम की वैल्यू कितना पुट कर दीजिए, 0। तब वहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, उस वेलोसिटी को मैं इनिशियल वेलोसिटी बोल सकता हूँ ओमेगा नॉट। तो यहाँ पे बस टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1/3 ई रेज़ टू द पावर 0, और किसी भी नंबर टू द पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये पूरा टर्म कितना आ जाएगा, 1/3 रेडियन पर सेकेंड। सर वो एक्सपोनेंशियल वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए, e के x। अगर एक्सपोनेंशियल टू द पावर मतलब ई फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके रेज पावर अगर k टाइम्स x है, k कोएफिशिएंट ऑफ दैट पर्टिकुलर x है, तो अगर मैं इस टर्म को x के टर्म में डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये जो k होता है वो उसके कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाइड हो जाता है। आई बात सुन, यस। तो यहाँ पे भी t का जो कोएफिशिएंट था वो कितना था, -1/3। t को आप यहाँ से हटा दीजिए, चेक कीजिए कितना बचेगा, -1/3, तो वो इसके साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी तरह आपको इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो आपको वेलोसिटी की वैल्यू पता है 1/3 ई रेज़ टू द पावर -t/3। तो इसको अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा डी ओमेगा बाई डी टी, देखिए आंसर कितना आता है, तो वहां पे टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। लाइशा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? Yes, sir. ओके।
1/3 इसका कोएफिशिएंट है। जब आप इस पर्टिकुलर टर्म को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -1/3 उसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाइड हो जाएगा और e रेज़ टू द पावर -t/3 कुछ ऐसा बच जाएगा। ये पूरी वैल्यू हो जाएगी -1/9 e रेज़ टू द पावर -t/3। आपको इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड करना था। इट मींस टाइम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो अल्फा नॉट इज इक्वल्स टू -1/9 e raised to the power 0, which is nothing but -1/9 radian per second squared. सांची समझ आया आपको? सर 1/3 को कांस्टेंट नहीं लेंगे? कौन से 1/3 को? एक्सपोनेंशियल वाले टर्म को? नो सर, जो 1/3 ई के आगे पहले लगा था। ये तो कोएफिशिएंट है तो उसको मैंने बाहर रख लिया। देखिए बाहर रखा, ठीक है। यस सर। बट यहाँ पे फर्दर टी का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है? -1/3 है। यस सर। तो ऑन डिफरेंशिएशन जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है वो मल्टीप्लाइड हो जाता है इन डिफरेंशिएशन। आई बात समझ? ओके सर। तो इसीलिए -1/3 मल्टीप्लाइड हो गया डिफरेंशिएट करते वक्त। ये पूरी वैल्यू हो गई -1/9 एंड मुझे टी की वैल्यू कितनी पुट करनी थी? 0 पुट कर दिया 0, तो इसलिए -1/9। लाइशा आपको समझ आया? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लिख लिया? Yes, sir. लाइशा डन? Yes, sir. ओके, एक अनदर क्वेश्चन कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई हॉलो कोन है इस तरह, इन्वर्टेड एक कोन ले लीजिए इस तरह। इस इन्वर्टेड कोन में एक मार्बल प्लेस कर दी गई। एंड उसको रोटेट कराना शुरू किया गया। तब वो किसी पर्टिकुलर हाइट पे रोटेट करने लगती है। सपोज कर लीजिए वो कुछ इस हाइट पे रोटेट करना शुरू करती है। तो पूछता है कि उसकी हाइट जहाँ पे रोटेट कर रही है, ना ऊपर मूवमेंट करना ना नीचे मूवमेंट करना, में कांस्टेंट हाइट, तब हाइट की वैल्यू फ्रॉम द ग्राउंड कितनी हो सकती है यहाँ से यहाँ तक। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये आप मान लीजिए कोई एक इन्वर्टेड कोन है जो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करना शुरू कर दी। इस एक्सिस के अबाउट उसके अंदर एक मार्बल मैंने प्लेस कर दिया जो यहाँ पे रोटेट करना शुरू कर रहा है। तो कहता है if a marble describes horizontal circle at height h in upward and hollow cone, then find h। आप क्या क्या सोच सकते हैं इस पर्टिकुलर मार्बल के ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा? सांची बता सकते हैं इस मार्बल के ऊपर कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा? तो वेट, और नॉर्मल रिएक्शन, ओके, और पोटेंशियल। पोटेंशियल।
देखिए, नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस कुछ इस डायरेक्शन में, क्योंकि सरफेस टिल्टेड है तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे होगा ना। इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन के लॉन्ग और एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉन्ग। उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता होगा क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है बॉडी, इस पे आउटवर्ड एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करती होगी। सर इस वो तरह सर्कुलर पे होगी, स्ट्रेट नहीं चाहिए क्या क्या सर। जो इस apparatus में वो किसी स्ट्रिंग से अटैच है जिससे वो नहीं, कोई स्ट्रिंग से अटैच नहीं है, सिंपली अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रोटेट कर रही है इस सर्कुलर पाथ के लॉन्ग। ओके सर। सिंपली जैसे कोई बाउल ले लीजिए इस तरह इन्वर्टेड, उसके अंदर कोई मार्बल प्लेस कर दीजिए और उसको इस तरह रोटेट कीजिए, थोड़ी देर बाद देखिएगा वो खुद ही एक फिक्स्ड हाइट के ऊपर रोटेट करने लगती है। आई बात समझ? यस सर। तो ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ पे क्या दिया है, इन्वर्टेड कोन दिया है एंड उसके अंदर एक मार्बल किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे रोटेट करना शुरू कर देती है। तब बताइए उसकी हाइट कितनी होगी फ्रॉम दिस बेस। तो मान लीजिए इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करता होगा इस डायरेक्शन में। अगर मैंने ये एंगल थीटा मान लिया तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो फिर से ये एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट और एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले सकता हूँ। यस सर। यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर्टिकुलर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह, तो उसको हम बोलते हैं mv²/r एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी विच इज इक्वल्स टू mg। अब इक्वेट कर दीजिए कौन सा कंपोनेंट किसके अलोंग होगा, तो वहां से आपको थीटा की वैल्यू आ जाएगी एंड देन उसके बेस पे हाइट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आप इस ट्रायंगल में देखिए हाइट परपेंडिकुलर है एंड बेस यहाँ पे रेडियस की इक्वल है। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, वहां से हाइट की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लाइशा आपको समझ आया क्या क्या करना है? फिर से मैं डिस्क्राइब करूं? Yes, sir. ओके, सूरत आपको समझ आया? Yes, sir. ओके, एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। सर थीटा और मास के टर्म्स में आएगी। मास कैंसिल आउट हो जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में। थीटा की वैल्यू है थीटा की वैल्यू, फिर tan थीटा को h/r की इक्वल पुट कर दीजिएगा तो वहां से h की वैल्यू आ जाएगी। आप इस ट्रायंगल को देखिए तो इस ट्रायंगल में ये आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपके लिए परपेंडिकुलर है एंड ये यहाँ से यहाँ तक बेस है। तो इसमें ये एंगल थीटा है आपका, ये बेस r के इक्वल है और ये परपेंडिकुलर h के इक्वल है, तो यहाँ से h की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं।
लाइशा आपने नॉर्मल कंपोनेंट लिए दोनों टर्म। Yes, sir. यहाँ पे देखिए जैसे ये n है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन होगा, कॉस या साइन, ये वाला कंपोनेंट। लाइशा Yes, sir. इस n के लिए अगर ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो ये एडजेसेंट कंपोनेंट, बेस कंपोनेंट, तो इसकी वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, कॉस कंपोनेंट या साइन कंपोनेंट। Sir, cos. गुड, तो हो जाएगा n cos थीटा। वो देखिए किसके इक्वल है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उसके जस्ट ऑपोजिट देखिए कोई फोर्स है। Mg. गुड, तो n cos थीटा इज इक्वल टू mg लिख सकता हूँ। Yes, sir. सिमिलरली ये कंपोनेंट कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट हो सकता है ये वाला। Sin. Sir, sin. तो n sin थीटा देखिए किसके इक्वल हो जाएगा। Mv square upon r. गुड, अब मैं अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे n और n कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, Sir, cot tan. यहाँ पे Tan. cos Cot. अपॉन Sorry, साइन cot theta. इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g टाइम्स ऑफ r डिवाइड बाय b स्क्वायर B हो जाएगा। square. Yes, sir. cot थीटा इज इक्वल्स टू, अगर मैं इस ट्रायंगल से देखूं किसके इक्वल होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। तो इस ट्रायंगल में बेस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है। Sir, r upon h. गुड, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए तो कितना आता है आंसर। रोशनी आपको समझ आया। Yes, sir. ओके, सॉल्व कीजिए। गुड साक्षी, लाइशा आंसर आ गया आपका। सूरज समझ आया कुछ, Yes, sir. सॉल्व हो गया। क्या कर रही थी मैं? यहाँ पे जो इक्वेशन है r डिवाइड बाय h इज इक्वल्स टू g टाइम्स ऑफ r डिवाइड बाय v स्क्वायर, ये r एंड ये r कैंसिल आउट, सो h इज इक्वल्स टू v स्क्वायर डिवाइड बाय g। कुछ इतना आंसर आ जाएगा। आयशा आपका आंसर इतना आ रहा है। रोशनी इतना आंसर आया। Yes, sir. सूरज Yes, sir. ओके, तो हम इस तरह से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखने की कोशिश करते हैं, देन उसके बेस पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन के कुछ एप्लीकेशन होते हैं। आपने एक एप्लीकेशन पढ़ा होगा, बैंकिंग ऑफ रोड, पढ़ा है। Yes, sir. क्या होता है बैंकिंग, Sir, root tilt हो जाती है फिर एक क्यों टिल्ट हो जाती है, to avoid the wear and tear of the wire. क्यों उसमें वियर एंड टियर क्यों होता है, क्या सारे रोड टिल्ट होते हैं या कोई स्पेसिफिक रोड टिल्ट होना चाहिए। Sir, उसमें like center की towards forces लगती है इसलिए.
कोई भी कर्व ट्रैक अगर होगा उसको हम आउटसाइड से टिल्ट करते हैं ताकि वो नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक नॉर्मल कंपोनेंट जनरेट कर पाए। आई बात समझ? उस इंक्लिनेशन ऑफ रोड विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड बैंकिंग। आई बात समझ? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। हमें जनरली सिर्फ पढ़ाया जाता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर व्हीकल की ताकि उस कर्व रोड के ऊपर इंक्लाइन एंगल पे रोटेट करने के लिए या सेफली मूव करने के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए। बट वहां पे दो तरह का कंपोनेंट होना चाहिए, एक मिनिमम वेलोसिटी कितनी पॉसिबल है, एक मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी पॉसिबल है, दोनों कंडीशन होनी चाहिए। सपोज कर लीजिए आपकी कोई व्हीकल है जो सामने की तरफ आ रही है, मूवमेंट कर रही है। ये मान लीजिए इसकी व्हील्स हैं, सामने से अगर मैं देखूं तो अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट करते होंगे अगर उसको देखिए तो एक फोर्स एक्ट करता होगा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में। उसके लिए अगर मैं कंपोनेंट ब्रेक करूं तो एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन के लिए। ग्रेविटी के कंपोनेंट को ब्रेक कीजिएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्ट कर रही है एंड राइट साइड में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो कर्व पाथ के अलोंग उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट उस पर्टिकुलर सरफेस का अपना कुछ फ्रिक्शन होगा, तो अगर वो ऑब्जेक्ट मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव करने वाली होगी तो उसको आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुल करता होगा जिसकी वजह से फ्रिक्शन उसको नीचे की तरफ ले जाने की कोशिश करता है उसके स्किड करने के अगेंस्ट। इसीलिए फ्रिक्शन इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्ट करती है। उसके लिए अगर कंपोनेंट ब्रेक कीजिएगा तो कुछ इस डायरेक्शन में डिफाइन होता है, इस तरह से दो कंपोनेंट। मैंने यहाँ पे कौन कौन सी टर्म लिख दिए हैं। ये होगा आपका नॉर्मल रिएक्शन, ये इंक्लिनेशन थीटा, तो उसके बेस पे दो कंपोनेंट एन कॉस थीटा एन साइन थीटा। ये मेरे पास हो जाएगा फ्रिक्शन, ये मेरे पास इंक्लिनेशन थीटा, तो ये एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी एंड आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन नीचे की तरफ है तो इसको बोलूंगा मैक्सिमम वेलोसिटी की कंडीशन। तो V max इज इक्वल्स टू होता है G टाइम्स ऑफ R tan थीटा प्लस म्यू डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू टाइम्स tan थीटा एंड उसका अंडर रूट। आई बात समझ? Yes, sir. अगर मैं सेम टर्म थोड़ा दूसरे वे में देखूं, मान लीजिए आपकी कोई गाड़ी है जो इस पर्टिकुलर कर्व ट्रैक के ऊपर मूवमेंट कर रही है। मैंने इसको सामने से देखा कुछ इस तरह से, तब उसके लिए भी सेम नॉर्मल रिएक्शन, उसके दो कंपोनेंट एंड सो ऑन। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इस डायरेक्शन में, उसके लिए एक कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट होगा वर्टिकल, फिर हो सकता है ग्रेविटी का एक कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी से मूव करेगी। तो अगर किसी इंक्लाइन प्लेन पे हैं और मिनिमम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो ये गाड़ी नीचे की तरफ स्किड करने की कोशिश करेगी। तब उस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो उसके अगेंस्ट एक्ट करता है इस डायरेक्शन में। तब यहाँ पे फ्रिक्शन इधर की तरफ। अब इसके दो कंपोनेंट अगर ब्रेक कीजिएगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन में एंड एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह, तो दोनों में फर्क समझ में आया? फ्रिक्शन का फर्क है कि फ्रिक्शन इसमें आउटवर्ड एक्ट करता है क्योंकि गाड़ी मिनिमम वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इसमें फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है कि गाड़ी मैक्सिमम वेलोसिटी से मूव कर रही है। तब इस कंडीशन में V minimum is equals to G times of R tan theta minus of mu divided by 1 plus mu tan theta root under। आई बात समझ? यहाँ तक कोई डाउट? No, sir.
तो ये डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्टली उसने फॉर्मूला पूछ दिया था। तो अब ये दोनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि मिनिमम के लिए पूछा जा रहा है या मैक्सिमम के लिए पूछा जा रहा है। सूरत, आपको समझ आया? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लाइशा, आपको समझ आया? Yes, sir. ओके, लिख लिया? Yes, sir. ओके, एक क्वेश्चन पूछता हूँ आसान से। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आपको कुछ स्टेटमेंट पूछेंगे। ठीक, मैं आपको 3 चीजें लिखता हूँ: स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। उसका डायरेक्शन एंड उसका मैग्नीट्यूड, उनमें क्या रिलेशन होता है, क्या वो चेंज करते हैं, क्या वो चेंज नहीं करते? ये 3 जगह आप फिल करके बताइए। क्वेश्चन समझ आया? Yes, sir. सर एक बार आप फिर से बता। मेरे पास स्पीड है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है। किस कंडीशन में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो इन तीनों डिफरेंट क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन क्या कांस्टेंट होती है या चेंज करती है? तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लेस कीजिए चेंज और कांस्टेंट। सिमिलरली मैग्नीट्यूड में क्या इम्पैक्ट होता है, चेंज करती है या कांस्टेंट रहती है, वो लिखिए। स्पीड चूंकि स्केलर पॉइंट थी, उसके लिए डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता, इसको छोड़ देते हैं। बाकी सारे टर्म्स को लिखिए। Yes, sir. 1 मिनट। सांची, आपने कहा वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन चेंज करती है एंड मैग्नीट्यूड दोनों चेंज करती है, एंड एक्सेलरेशन के लिए डायरेक्शन भी चेंज करती है, मैग्नीट्यूड भी चेंज करती है। दोनों में चेंज लिखा, गलत। सर वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होगा। यहाँ पे क्या लिखा है मैंने?
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। Yes, sir. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि वहां पे मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगी। इस स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं करता। एंड उसके भी आप पे Zero होगा। क्या Acceleration zero होगा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड v²/r होता है, जो कि वो भी हमेशा फिक्स्ड होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसलिए तीनों चीजें कांस्टेंट होंगी। मेन अब कहानी यहाँ पे आ जाती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज करती होती है, जिसको हम यहाँ पे चेंज लिखते हैं। अगर आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन में क्या फर्क पड़ता है, क्या वो कांस्टेंट है या चेंजेबल है, क्या बोलिएगा? तो मैं उसका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूँ। सर्कुलर बात है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सूरज, क्या बोल सकते हैं आप इसके बेस पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बेस पे? Sir, चेंज करती होगी या कांस्टेंट होगी? समय जी constant से constant और- होगा। अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ, पार्टिकल अगर यहाँ पे होगी तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ, फिर पार्टिकल यहाँ पे होगा तो डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर की तरफ, क्योंकि हर पॉइंट पे डायरेक्टेड टुवर्ड्स कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर की तरफ। तो हमें डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसका एंगल कांस्टेंट होना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। तो देखिए कि आप तीनों वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स्ड है, एंगल फिक्स्ड है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, या चेंज कर रहा है? सपोज अगर मैंने यहाँ एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस है, तो पहले वाला वेक्टर पैरेलल है, इस वाले वेक्टर में कितना इंक्लिनेशन थीटा, और इस वाले वेक्टर में कितना एंगल 90 डिग्री, हर पॉइंट पे चेंज कर रहे हैं ना। समझ आया? Yes, sir. सूरज समझ आया आपको? Yes, sir. ओके, तो आप बोलिएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज करता है, क्योंकि वो हर इंस्टेंट पे सेंटर की तरफ एक्टेड होता है, इसलिए उसको सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन बोलते हैं। इसलिए उसका डायरेक्शन क्या करता रहता है, चेंज करता होता है। तो ये याद रखिएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। अब इसमें स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, आपको बोलेगा एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, आप बोलिएगा नहीं, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं होता। दूसरा, एक्सेलरेशन एंड स्पीड बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं, स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, बट उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो अगर आपसे बोले ये कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ये सही होगा। अदरवाइज आप इस स्टेटमेंट को इस तरह से विजुअलाइज कीजिए, आप हर स्टेटमेंट डिफाइन कर सकते हैं। आई बात समझ? Yes, sir. लाइशा, आपको समझ आया ये? Yes, sir. ओके, इसको लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. अब इससे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक इन्वर्टेड हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर भी दे सकता है, स्फेयर भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, अलग अलग इंस्टेंट में। तो मैंने अभी कोई हेमिस्फेयर ले लिया, इस हेमिस्फेयर के ऊपर कोई एक बॉल प्लेस्ड है किसी इस पॉइंट पे, यहाँ पे इनिशियली इस पॉइंट पे प्लेस्ड है। थोड़ा सा इसको किक दी गई ताकि मूवमेंट करना शुरू करे, जैसे जैसे नीचे की तरफ फॉल करने लगेगी उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो इस सरफेस से डिटैच कर जाती है। तो पूछता है कि किस हाइट पे फ्रॉम इट्स सरफेस, या किस एंगल पे फ्रॉम इट्स सरफेस वो सरफेस ऑफ बाउल से डिटैच कर जाएगी। आई बात समझ?
Yes, sir. अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको तरीका सिखाता हूं। आप मान लीजिए इस पॉइंट से ये आपका सेंटर है, जिस पॉइंट पे डिटैच किया उस पॉइंट से यहां तक ड्रॉ कर दीजिए इस तरह। मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे वो डिटैच कर जाए सरफेस को, इस तरह। जहां से बॉल आ रही थी उसका पोजीशन इनिशियल यहाँ पे इस तरह। ऐसा ही है कुछ। तो ये आपका हो जाएगा एंगल एट विच दिस बॉल विल डिटैच फ्रॉम द सरफेस। अभी इस इंस्टेंट पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा? लाइशा आप बता सकती है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अभी कौन कौन सा फोर्स एक्ट कर रहे हैं? एक फोर्स ग्रेविटी की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड बोल सकते हैं। दूसरा, इस पर्टिकुलर ग्रेविटी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। एक होगा along this particular line एंड एक होगा along this particular line। सर्कुलर पाथ जिस पाथ के along है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता होता है जस्ट ऑपोजिट विथ, एंड सरफेस के परपेंडिकुलर वो भी एक फोर्स एक्ट करता होता है नॉर्मल रिएक्शन। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इन टोटल इतनी तरह के फोर्सेस एक्ट करते होंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास mg, ये हो जाएगा थीटा, तो ये हो जाएगा कंपोनेंट mg cos थीटा। आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई r, और इसी आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करेगा नॉर्मल रिएक्शन। यहां तक किसी को डाउट? कितने सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं? सूरत, ये समझ आया आपको? रोशनी, ये समझ आया? Yes, sir. अब देखिए मेरे पास इस पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग कौन कौन से फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो आप बोलिएगा एक फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में mg cos थीटा, नॉर्मल रिएक्शन, और mv स्क्वायर बाय r। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस से डिटैच कर जाए तो क्या उस पर्टिकुलर सरफेस के कांटेक्ट में होगा या कांटेक्ट लूज कर देगा डिटैच करते वक्त? लूज कर देगा। जैसे ही कांटेक्ट लूज कर देता है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड तब होता है जब वो सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है। तो जैसे ही वो सरफेस को डिटैच करेगा इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो आप बोलिएगा ऑन डिटैचिंग फ्रॉम सरफेस इस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब आपके पास mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r बच गया। यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू डिफाइन करनी है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए यहां से यहां तक हाइट मान लीजिए कितना? h। तो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r माइनस h। एंड यहां से यहां तक ये डिस्टेंस आपका किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ यहां से यहां तक। तो अगर यहां से थीटा डिफाइन करूं तो थीटा के लिए बेस ये है एंड हाइपोटेनस ये है। तो यहां से आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, आपको h की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। यहां तक कोई डाउट? No, sir. एक चीज और, जैसी बॉडी यहां से स्टार्ट करती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, v वेलोसिटी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, और यहां से यहां तक जाने में हाइट कितना ट्रैवल किया? h। तो अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, तो u की वैल्यू 0 है, v स्क्वायर की जगह पे आप ये टर्म पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, सॉल्व कीजिए, h की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कीजिए जल्दी से, देखिए आंसर कितना आता है।
सूरत, आपको समझ आया क्वेश्चन? Yes, sir. लाइशा, समझ आया? Yes, sir. ओके, इक्वेशन जल्दी सॉल्व कीजिए। cos थीटा की जगह पे आप ये टर्म पुट कर दीजिए और v स्क्वायर की जगह पे आप ये टर्म पुट कर दीजिए। सिंप्लीफाई कीजिए, देखिए h की वैल्यू कितनी आती है। h की वैल्यू रेडियस के टर्म में आएगी। ये आपका रेडियस r है। तो n तो 0 ही होगा ना? हाँ, n की वैल्यू 0 हो गई, खत्म हो गया वो। cos थीटा की जगह पे आपको ये टर्म पुट कर देना है और v स्क्वायर की जगह पे आपको ये टर्म पुट कर देना है एंड सिंप्लीफाई कर लेना है, h की वैल्यू फाइंड करना। क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड हाइट at which ball will leave the surface. सॉल्व हुआ? देख कैसे करेंगे, आप ये टर्म देखिए, एम जी cos theta is r minus h divided by r is equals to m by r into v square, which is 2gh. M and m cancel out, r and r cancel out, g and g cancel out. So we're left with r minus h is equals to 2h. So r is equals to 3 times of h. H is equals to r by 3. इतना सबका आ गया? Yes, sir. सांची? ओके। अब इस h की वैल्यू को अगर मैं cos थीटा के फॉर्मूले में पुट कर दूं, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू r माइनस h, h की वैल्यू है r by 3 डिवाइड बाय r, तभी पूरे टर्म आ जाएगा 2 by 3, या थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 by 3, आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इन दोनों में आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछेगा फाइंड इंक्लिनेशन एट व्हिच बॉल विल लीव द सरफेस, या और भी क्वेश्चन पूछ सकता है फाइंड एट हाइट एट व्हिच बॉल विल डिटैच फ्रॉम द सरफेस। समझ आया? Yes, sir.
तो इस क्वेश्चन में मेन मुद्दे की बात ये थी कि जब कहीं भी कोई बॉडी की सरफेस को डिटैच करती है उस कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हमने वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किया एंड देन बाकी सारी चीज नॉर्मल ज्योमेट्री है और कुछ भी नहीं। लाइशा आपको समझ आया? Yes, sir. सूरज? Yes, sir. ओके, लिख लिया आप लोगों ने? Yes, sir. लाइशा आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके, तो इतनी सारी चीजें, अलग अलग टर्म इस पर्टिकुलर सर्कुलर डायनामिक्स से रिलेटेड एंड इसके एप्लीकेशन से रिलेटेड, आप इन सारे टर्म को रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिए। हर क्वेश्चन में सेम ही कॉन्सेप्ट यूज होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता, बस उसको अप्लाई करते जाइए एंड सॉल्व करते जाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में क्या है कंटिन्यू करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir.